बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके वश में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई थी। राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आए। वह हंसती हुई बोले, बहुत दिनों से मुझे तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गए। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहां लाई थी? उसकी जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई? विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाहें डालता, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराती क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। युवती ने कहा, क्यों? राजकुमार ने सारी बात बता दी और बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है, युवती ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था। फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों? युवती बोली, पहले तो तुम सिंहल द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच ही गए तो रानी पद्मिनी से नहीं मिल सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोले, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण वापस आए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त है, वह तुम्हें माननी होगी। वह क्या है? राजकुमार ने उत्सुक से कहा। युवती ने गंभीर होकर कहा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले चलोगे। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बड़े ही सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें रोकूंगी। उसे बीच में रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत ही बेचैन हो रहा होगा, अब मुझे जाने दो। युवती बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली, मुझे भी साथ ले चलो। फिर युवती ने कहा, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गए। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हर बार युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चल गया कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बे में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर सफलता जरूर मिलेगी। उसने बड़े ही प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक रात में वजीर के लड़के की जो हालत हो गई, उसे सिर्फ वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई दिया तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढाढ़स बंधाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे सुना दी
और बोला, मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती है। लड़के ने कहा, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूंछें, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहर जाए। उसने अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे पास रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पीकर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहां आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके मुख से फूल झड़ रहे हो। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी बात बता दी और अंत में कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा भावुक हो गए और बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर वत्स तुम्हारा काम तो आसमान से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी भभूत दूंगा जिसे तुम खाकर सबको देख सकोगे पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठ कर गए। लौटे तो उनके पास भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी के नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। यह जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए दिया है। जिसके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डिबिया उसे दे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले हर एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन तक यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होंगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन तक रहे। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। इसका लाभ वह इन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे दूसरे दिन रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुकते हुए चलते गए। दिन चढ़ आया, सूर्य सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके और स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे चले। दिन ढलने लगा। अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए।
राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तोते ने कहा, मैना कुछ कहो जिससे रात कट जाए। मैना बोले कि आप बीती कहूँ या पर बीती कहूँ। तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनाती रहती हो, आज पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा की एक लड़की है, बड़ी सुंदर, बड़ी भली है और बड़ी ही भोली है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सोचता है। तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वेद उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान है, उसके तो वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित स्वर में कहा, हैरानी की तो बात ही है। राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वेद आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला कि राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का क्या कोई रास्ता है? मैना ने कहा, रास्ता तो है। अगर इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिस कर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वह रोग मुक्त हो जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई और तोता भी कुछ नहीं बोला। पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गए। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़े। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देंगे और अपना आधा राज्य भी दे देंगे। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी ठीक नहीं कर सका। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। होठों पर पानी लगा ही था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला तो थोड़ी देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपने शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी मुश्किल से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान के साथ विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की सारी घटना कह सुनाई। इस दुनिया में सचमुच कभी कभार चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और न ही यह करिश्मा होता। हमें तो तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस दूर पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे।
राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भाव से कहा, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम के लिए है ना। बाबा की आंखें चमक उठी और बोले, तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, अब तुम सिंहल द्वीप के पास आ तो गए हो, लेकिन तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे? तुम्हें महासागर पार करना होगा, वह कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई और बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहां तक ले आए वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा ने भी बोर होकर कहा, शाबाश वत्स, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़ों पर सवार होकर दोनों आगे बढ़े। उनकी अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता थी, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वह तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा? उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का हतप्रभ हो गया। यह कैसे होगा? अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतेह कर सकेगा? जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। फिर इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था, वजीर का लड़का भी भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो राजा को कैसे मुंह दिखाएगा? राजकुमार हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था, साथी का दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठ कर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और सागर की विशाल जल राशि को देखने लगे। अगले दिन प्रांत ही प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़ों को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। इसके बाद ज्यों ही पानी में पैर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वह एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीत गया। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, कुछ दूर से भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा था। वही था सिंहल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांच हो उठा, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने बभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी बभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर
शक पका रहा था। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए और कुछ सोचना होगा। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने को भूल ही गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह की हरी धूप के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर महक रहा था। जगह जगह गुलाब जल के फुहारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी ही साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नाम भी नहीं था। राजकुमार यह देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, जैसे वह इंद्रपुरी पहुंच गया है। वह घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। वह सोचकर उसका मन व्यग्र हो उठा। अब वह क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने बबूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे थे कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी बबूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर्ध्यान होते होते कह गए कि डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचा। सोचते सोचते उसे काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। फिर देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दी। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उसने उनको कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया, जिसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसे एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देखता ही रह गया। फिर उसने उनका अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, वहाँ क्या करते हो? राजकुमार ने कहा, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार ने कहा, सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हो। पद्मिनी ने कहा, तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, जी हाँ। पद्मिनी ने कहा, कहाँ है? राजकुमार ने सहज भाव से कहा, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है। पद्मिनी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा, अवश्य, मैं तो यहाँ इसीलिए तो लेकर आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा। उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। ऐसे राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, लेकिन उसके रूप में इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। और बाबा बोले, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? ऐसी जगह देरी करना अच्छी बात नहीं है। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए।
यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटक उठा। उसने अलमारी खोली और उनमें से आभूषण निकाले। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खिंच उठे। आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी उसे भूल गई है। शाम को जब वह निराश हो गया था तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। राजकुमार दूत के साथ चल दिया। जब वह महल में पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर शीशे लगे हुए थे। पिछले दिन की तरह पद्मिनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे को अभिवादन किया। राजकुमार ने आभूषण दिखाने शुरू कर दी। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसे लगता है, और जो भी उसे पसंद आता उसे एक और रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की सलाह लेती। आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई। पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे, बड़े अनमने भाव से। राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी। राजकुमार वहां से अपने महल लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीजें निकाली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले वह महल पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित हो गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने उनमें से ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी ने कहा, यह क्या है? राजकुमार ने कहा, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेगी तब उसकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खिंचकर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख ले। अगर आपको आपत्ति न हो तो एक बार सवेरे जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख ले। जहाज पर जाने के लिए राजी हो गए। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई, वह समय कोई नहीं, अपने आप को ही भूल गई। काम निपटा कर जाने को ही तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? राजकुमार बोला, क्यों क्या? देखते नहीं हो क्या? जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल गए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज तो सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली की तरह तड़फड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला कि तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी अब राहत काफी हद तक महसूस कर रही थी। फिर बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने कहा, कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह तो हो चुका था। जहाज तेजी से आगे जा रहा था। अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला,
अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी और सो गई, पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बात कर रहे थे। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तोता बोला कि पर बीती। मैना ने कहा, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख ही दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी है बेचारे। तोते ने कहा, रुक रुक कर क्यों बोलती हो, साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा, सवेरे यह जहाज किनारे पर लग जाएगी, वहां वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने कहा, यह तो बड़ा बुरा होगा मैना। अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना ने कहा, है। ये वजीर के लड़के की बात न माने और उस घर में न ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले। फिर अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोता बोला, इसके बाद तो खैरियत है ना? मैना ने कहा, कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये जहां ठहरेंगे वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा, वह क्या है? मैना ने कहा, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपनी जूती में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैना बोली, रास्ता सब चीजों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठकर और सांप को मारकर निकाल दे। तोते ने पूछा, वहां से बचने के बाद तो फिर कोई बाधा नहीं है? मैना ने कहा, एक बाधा और है। तोता बोला, वह क्या है? तो गाइस, क्या राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी को सुरक्षित अपने महल में पहुंचा पाएगा या बीच में उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी? यह जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।